जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो मिक्स MCQ क्वेश्चंस हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो आइए शुरू करते हैं। लगातार हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज भी लेकर के आ रहे हैं। तो आज 21 डे है, ठीक है, 21वां दिन है, ठीक है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, प्रश्न वही जो एग्जाम में आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी लोगों के लिए। हाँ, सभी को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? Who was the first captain of the Indian Test cricket team? सलीम दुर्रानी, अजित वाडेकर, किशन लाल या फिर सीके नायडू। भारतीय टेस्ट क्रिकेट का पहला कप्तान कौन था? टेस्ट क्रिकेट कैप्टन की बात यहाँ पे हो रही है साथियों। तो पहले जो कैप्टन थे ये सीके नायडू थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार फील्ड हॉकी को शामिल किया गया था? इन विच समर ओलंपिक वाज फील्ड हॉकी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1900, 1904, 1908 या फिर 1912। पहली बार हॉकी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर आप सभी। इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में स्कोर करते हैं साथियों, इजी क्वेश्चन ही। कुछ साथियों को लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो मुझे आता है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं लोग। तो हॉकी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था 1908, 1908 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटलेग प्रशिक्षण विशेष रूप से किनके लिए फायदेमंद होता है? फाटलेग ट्रेनिंग इज पार्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर होम? स्प्रिंटर के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनर या फिर मिडिल डिस्टेंस रनर या फिर फील्ड इवेंट एथलीट्स के लिए फाटलेग ट्रेनिंग की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन आ जाता है फाटलेग ट्रेनिंग तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि फाटलेग ट्रेनिंग को किसने इन्वेंटेड किया था, इसका अनदर नेम क्या होता है, किसके लिए होती है, ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों, फाटलेग ट्रेनिंग को किसने इन्वेंटेड किया था? गोस्टा होमलर ने। किसने? गोस्टा होमलर ने। कब किया था? तो ये 1930 में किया गया था। ये कहाँ थे? स्वीडन के थे। और इसको एक और कहते हैं स्पीड प्ले, स्पीड प्ले या फिर स्वीडिश मेथड भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वीडिश मेथड भी कहते हैं, इसको कहते हैं। किसके लिए ये होती है? तो इंडोरेंस के लिए होती है, ये सहनशीलता के लिए ये होती है, ठीक है।
चलिए, तो राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब खोली गई? When was the first psychology laboratory open in India? 1915, 1924, 1930 या फिर 1924? फर्स्ट जो पहली मनो साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी है, ये भारत में कब ओपन की गई थी? एक बार सेशन को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप में एक बार शेयर करेंगे दिल से, अगर आप फिजिकल एजुकेशन को प्यार करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना? तो जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। और जो भी साथी नए हैं, कहाँ से हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं, अपना गेम बता सकते हैं, ठीक ना? जिससे हम एक दूसरे को कनेक्ट होने में, और जितने भी साथी कमेंट करते हैं, एक दूसरे को पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। कभी किसी गेम की जरूरत पड़ती है तो आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 पहली बार लेबोरेटरी कब ओपन हुई थी? तो 1915 में हुई थी साथियों, ठीक है? और किसके द्वारा हुई थी? ये डॉक्टर एन संग गुप्ता के द्वारा ये हुई थी, सेन गुप्ता के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। याद रखेंगे, अगर पूछ देता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चा अहंकार केंद्रित करता है? एट वाज एज द चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या फिर प्यूबर्टी? किस एज में करता है? अहंकार से केंद्रित हो जाता है बच्चा, उसके अंदर भर जाता है, ठीक ना? वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, या फिर लेटर वाले प्रारंभिक के बाद वाली जो अवस्था होती है, या फिर प्यूबर्टी? तो एक बच्चा जो अहंकार से भर जाता है, ये उसकी जो एज होती है उसको इन्फेंसी कहा जाता है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक ही बच्चे का डेवलपमेंट बहुत जाता है होता है। 3 वर्ष में बच्चा डबल सीखता है, दोगुना सीखता है। तो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसमें वो बहुत ज्यादा गेन करता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चे नकल बहुत ज्यादा करते हैं एक दूसरे की, जैसा जो करता है वैसा सीखते हैं। और आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो देखे होंगे कि रील्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मोबाइल के बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं। तो जैसा वो देखते हैं वैसा वो उनके अंदर सिम्टम्स इंक्लूड होते चले जाते हैं, ठीक है? चलिए, अगर आप लिख रहे हैं अर्ली होगा तो एज यू विश आप लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह का मात्रात्मक तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन? ऑब्जर्वेशन, ऑपरेशनल, कोरिलेशन या फिर इंटरव्यू के द्वारा? डेटा कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक ना? किसके द्वारा डेटा कलेक्शन करते हैं? तो ये करते हैं कोरिलेशन से, सहसंबंध से करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है?
विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन? डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फिर लाइजियस फेयर? ठीक है, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? ठीक ना। तो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ये डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणायाम है? ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राणायाम? उज्जयी, भस्त्रिका, मूर्छा या फिर ऑल ऑफ द एबव? कौन सा प्राणायाम का एक तरीका है? उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका या फिर मूर्छा या फिर ऑल ऑफ द एबव? कौन सा होता है? तो ये होता है साथियों ऑल ऑफ द उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका, मूर्छा और ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरोस डिमास किस देश का निवासी है? पाइरोस डिमास इज ए रेजिडेंस ऑफ विच कंट्री? ये किस कंट्री के थे? ग्रीस, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर इंग्लैंड? एक दूसरे को देख करके अगर आप आंसर दे रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं। एक के पीछे एक नहीं जाना है, अपना माइंड लगाइए। हो सकता है सामने वाले का आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक ना, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, अपना माइंड करिए। लिख रहे हैं तुक्का, तुक्का लगाते हैं, सही है, कोई बात नहीं। जब क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, स्किप करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके आगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो आपके निगेटिव मार्किंग में होने वाले हैं। तो आप तुक्का लगाते हैं, गलत करते हैं, तुक्का मानते हैं सही हो जाता है जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो, और जब निगेटिव मार्किंग होती है तो फिर तुक्का नहीं लगाते हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तो माइनस जो आपके सही नंबर हैं उसमें से भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्रीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ग्रीस क्या थे? ग्रीक के क्या थे? ये वेट लिफ्टर थे एक, और इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल जीते थे, 1962 में, 1996 में और 2000 में। ठीक ना। और बाद में इन्हें ग्रीक पॉलिटिशियन भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में बक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द बक लाइन एंड बोनस लाइन इन कबड्डी? कितनी होती है? 0.25 मीटर, 0.5 मीटर, 0.75 मीटर या फिर 1 मीटर? हाँ सही बात है, लिख रहे हैं लूसी, लिख रहे हैं कि यहाँ तुक्का लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल खोल के तुक्का लगाओ। सही बात है, यहाँ लगा सकते हैं लेकिन एग्जाम में मत लगाना भाइयों बहनों। ठीक ना। हाँ अच्छी बात है, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना है। यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे गलतियां हो जाएंगी चलेंगी, लेकिन खुद का सेल्फ अपना ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोशिश हमेशा यही रहे, कहीं पे भी रहे गलत नहीं हो क्वेश्चन। तो 1 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कबड्डी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तैराकी टूर्नामेंट में अधिकारियों की संख्या कितनी
होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन एन इंटरनेशनल स्विमिंग टूर्नामेंट? कितनी होती है ऑफिशियल्स की संख्या? 5, 25, 50 या फिर 200? कितनी होती है कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी खोजा तो कुछ अलग मिला। ठीक है, ऑप्शन में फिलहाल आपको मुझे 50 और फिर उसके बाद मिला मुझे 32 और 33। तो आप लोग इसको आंसर को चेक करेंगे और चेक करके कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र को टीन एज के नाम से जाना जाता है? विच एज इज नोन एज ए टीन एज? चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी या फिर एडल्टहुड? टीन एज को किस नाम से जाना जाता है? इसमें से शायद मे बी आई थिंक कोई भी टीन एज का नहीं होगा, ठीक ना? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सबके आंसर आ रहे हैं क्या? एडोलसेंस राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी लोगों की, जितने भी साथी हैं जुड़े हुए हैं। एक बार दिल से आप सभी लोग अगर फिजिकल एजुकेशन को प्यार करते हैं तो अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करिए और दिल से फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद लिखिए, क्योंकि हाथ से हाथ सभी लोग मिलाएंगे तभी फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइकों की संख्या बहुत कम है, जितने लोग हैं। दिल से आप प्यार करते हैं फिजिकल एजुकेशन को, जरूर शेयर करिए अपने अपने साथियों में। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वाट, न्यूटन, पास्कल या फिर जूल? आपके घर में भी लाइट आती होगी, उसको किसमें, यूनिट को किसमें मेजर करते हैं? तो ये करते हैं साथियों, पावर जब भी आती है तो इसको वाट में, इसकी एसआई यूनिट होती है पावर की, वाट होती है। राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्रैक्चर में से कौन सा खोपड़ी से संबंधित है, पूछा जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर इज रिलेटेड टू द स्कल? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर? कौन सा होता है? कम्युनिकेटेड, ये कम्युनिकेटेड है। खोपड़ी का फ्रैक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक ना? हम्म, सही बात है। तो ये डिप्रेस हो जाएगा। चोट कहाँ लगेगी? खोपड़ी में लगेगा, खोपड़ी में लगी तो भी डिप्रेस होगा। ठीक है, तो डिप्रेशन में नहीं जाने का किसी को। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर होगा क्या होगा? डिप्रेस फ्रैक्चर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड्स परमाणु के बने होते हैं। ओलिगोसैकेराइड आर मेड अप
ऑफ एटम्स, कितने एटम से बने होते हैं? 1 से 2 एटम, 3 से 9, 10 से 50 या फिर 50 से 100, कितने एटम्स के बने होते हैं? क्या टाइम को चेंज कर दिया जाए क्या आप सभी के? अगर टाइम चेंज कर दिया जाए तो क्या टाइम होनी चाहिए? मॉर्निंग होनी चाहिए या फिर इवनिंग या फिर आफ्टरनून में? क्योंकि बहुत से साथियों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर टाइम चेंज कर दीजिए। मॉर्निंग में क्या होता है कि जो साथी लाइव जुड़ जाते हैं, कुछ साथी होते हैं दोपहर में देखते हैं, कुछ शाम के टाइम देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो दिन की शुरुआत होती है वो मोटिवेशन रूप से होती है कि मुझे एक क्लास देखनी है, एक क्वेश्चन मुझे पढ़ना है। शाम को क्या होता है, अक्सर स्किप हो जाता है या फिर कोई और काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक ना? वैसे फिजिकल एक्टिविटी तो मॉर्निंग को ही होती है। मैं सुबह उठा करके आप सबको फिजिकल वाला ही हूँ, तो एक्टिविटी एक सेट की सीरीज आपको करा देता हूँ अर्ली मॉर्निंग उठा करके। चलिए, तो ये होती है कुल 3 से 9 एटम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट किसका हिस्सा है? अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? अपेंडिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये किसका हिस्सा होता है? तो साथियों, अपेंडिक्स जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी भूख को शांत करने के लिए भोजन का कौन सा हिस्सा आवश्यक है? विच पार्ट ऑफ फूड इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई ऑफ सॉरी आवर हंगर? क्या होते हैं? फाइबर, रफेज या फिर कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स? हमारी भूख को शांत करने के लिए कौन से पार्ट की आवश्यकता ज्यादा होती है? अनुपम राज लिख रहे हैं, हम तो भिखारी हैं, कैसे भी टाइम पढ़ लेंगे। सारी दुनिया भिखारी है, सब तो यहाँ खेल ऊपर वाले का है, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बेगर कौन है मालूम है? अपने इंडिया का ही है। मुंबई का रहने वाला है वो, और लगभग उसकी 7 करोड़ की संपत्ति है। कमेंट करके नाम बताएंगे आप? ठीक है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रफेज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है साथी, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन, फाइबर और मात्रा सभी तृप्ति का एहसास दिलाने में योगदान करते हैं। इन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ आपको तृप्ति का एहसास कराने और भूख करने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का वजन कितना होता है? प्रत्येक गुर्दे का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ईच किडनी? ठीक है, 80 केजी, 140 केजी, 225 केजी या फिर 700 ग्राम, सॉरी ग्राम में, केजी में नहीं है। क्या बात है, लिख तो सही रहे हैं लूसी। ठीक है, लेकिन हमें अपनी सोच, अपने माइंड को सही रखना है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना है गलत। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सभी लोग जूझ रहे हैं, हर कोई जूझ रहा है।
तो ये साथियों तो जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं क्या 140 140 ग्राम राइट आंसर होता है। मेल में होता है 125 से 170 ग्राम और फीमेल में होता है 115 से 155 ग्राम तक ये होता है। ठीक है, किडनी का वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव फेफड़ों में डैश वायु कोशिका होती है। ह्यूमन लंग्स हैव डैश एल्वेलाई कितनी होती है? 100 से 200 मिलियन, 300 से 500 मिलियन, 1000 से 1500 मिलियन या फिर 2000 से 3000 मिलियन। कितनी होती है एल्वेलाई की संख्या? एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो ह्यूमन में लंग्स में जो एल्वेलाई की जो संख्या होती है, जो छोटे 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 होते हैं वही एल्वेलाई होते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है ये लगभग 300 से 500 मिलियन होती है। ठीक है, जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं 300 से 500, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि क्रिकेट की पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मेन नेशनल चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट कॉल्ड? क्या कहते हैं? सी के नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट की जो नेशनल चैंपियनशिप की यहाँ पे बात हो रही है मेंस की, ठीक ना, मेंस की नेशनल चैंपियनशिप की बात हो रही है, वो कौन सी होती है? वैसे मैं बता दूं आपको कि क्रिकेट के ये चारों ट्रॉफी होती है, सी के नायडू भी होती है, दिलीप ट्रॉफी भी होती है, देवधर ट्रॉफी भी होती है और रणजी ट्रॉफी भी होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होती है रणजी ट्रॉफी होती है। रणजी ट्रॉफी कब से शुरू हुई है? कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक पुरुष एकल स्पर्धा में फ्रेंच ओपन अधिकतम बार किसने जीता है? हु हैज won द फ्रेंच ओपन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन मेंस सिंगल्स इवेंट सो फार? किसने जीता है अधिकतम बार? क्या राफेल नडाल ने, लिएंडर पेस ने, नोवाक जोकोविच ने या फिर रोजर फेडरर ने? वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं 1934 रणजी ट्रॉफी स्टेब्लिश हुई थी। सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन अधिकतम बार किसने जीता है? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, विडम्बन, और एक कौन सी होती है? तो ये राफेल नडाल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सी डी देशमुख समिति की स्थापना कब की गई थी? When was Dr. C D Deshmukh Committee set up? 1961, 1962, 1963 या फिर 1964? सी डी देशमुख समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी, डॉक्टर सी डी देशमुख समिति की स्थापना की गई थी 1963 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है? Who is the first person to win a gold medal in the modern Olympic? नॉर्मन पिचार्ड, कार्ल लेविस, जेम्स सुलेवन या फिर जेम्स बी कोलेनी। आधुनिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है? देखिए क्वेश्चन को यहीं पे गलत करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भारत नहीं लिखा है। अगर भारत लिखता तो नॉर्मन पिचार्ड होता, वो भी गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, ठीक ना। भारत के थे। कंफ्यूज करने का एक तरीका है क्वेश्चन को, और मैं इस प्रैक्टिस सेट को इसीलिए लेकर के आता हूं कि आप उस क्वेश्चन को पढ़े। यहाँ पे गलतियां करेंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जेम्स बी कोलेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों, आप सभी लोगों के लिए, कुछ साथी अक्सर पूछते हैं कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से कवर करें। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है। ये हिंदी की है सेम, दोनों बुक, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, ठीक है। और अगर आप कुछ साथी के आंसर्स अक्सर आते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं, तो मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूं कि जो भी आंसर्स दिए गए ये बोर्ड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इन दोनों बुक में जो आंसर दिए गए हैं ये बोर्ड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक ना। क्योंकि बोर्ड में आप ऑब्जेक्शन तो करते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या मिलता है वो आपको पता होगा, ठीक है। और जितने भी साथी हैं अगर गेम्स की बुक, गेम्स पढ़ना चाहते हैं, ओलंपिक गेम्स और हर एक चीज पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के नियम, ठीक है। चैनल पे जा करके आप विजिट करके और वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके, इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बुक जो है ना 2025 तक ये अपडेट है, जनवरी तक, ठीक है। जनवरी तक ये बुक अपडेटेड है, ठीक है। बहुत माइनर सी एक दो मिस्टेक हैं इस बुक में, वो भी करेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चैनल पे जाकर के विजिट करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अच्छी तरह से। और कल आप सभी लोगों के मे बी आई थिंक एग्जाम्स होंगे, जितने भी साथी होंगे EMRS के, तो उन सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। कितने साथियों का एग्जाम्स है EMRS का, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक ना।